औषधीय पर्वत की चोटी बादल से ढकी हुई थी। एक अजीब औषधीय सुगंध फैलती है जिससे व्यक्ति के हृदय को कोई परेशानी महसूस नहीं होती, मानो वह किसी दिव्य स्थान पर हो। मेडिसिन माउंटेन की चोटी पर औषधीय अवयवों के समूह समुद्र की तरह इकट्ठा हो रहे थे। औषधीय घटक समुद्र के ऊपर हवा में एक अतुलनीय विशाल स्टेडियम तैर रहा था। चौक के चारों कोनों पर 4 विशाल औषधीय कड़ाही थीं। धीरे धीरे उनमें से गोलियों की खुशबू उठने लगी और बादल में धुआं उठने लगा। इस तैरते मंच पर कई मानव आकृतियां खड़ी थीं। कई जीवंत बातचीत प्रसारित हो रही थी। उनकी सभी आंखें उत्तर की ओर देख रही थीं। वहां कई पत्थर की कुर्सियां बड़े करीने से व्यवस्थित थीं। सुंदर महिला नौकरियां तितलियों की तरह पत्थर की कुर्सियों के दोनों किनारों के चारों ओर घूमती रहीं। उन फुर्तीले हाथों ने पत्थर की मेजों पर रखे सभी जैद कपों को भर दिया। स्वूश स्वूश। जियो यान और याओ लाओ पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनकी आंखें इधर उधर घूम गईं। वे बैठने के लिए एक यादृच्छिक स्थान ढूंढने ही वाले थे कि एल्डर वानहुओ बगल में एक पत्थर की कुर्सी से खड़े हो गए। वह जोर से हंसा। गठबंधन प्रमुख याओ चेन, युवा मित्र जियो यान, कृपया इस तरफ आएं। याओ चेन, जियो यान, स्काई मैंशन एलायंस है ना? यह अप्रत्याशित है कि वे दोनों भी आ गए हैं। अफवाहों के अनुसार ऐसा लगता है कि यह याओ शेन कभी याओ कबीले का कोई व्यक्ति था, लेकिन बाद में किसी कारण से उसे कबीले से निष्कासित कर दिया गया था। क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था? अरे, अगर वास्तव में ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान याओ कबीले को अपने फैसले पर गहरा पछतावा है? एल्डर वानहुओ की हंसी ने तुरंत कई जोड़ी आंखों को जियो यान और याओ लाओ के स्थान की ओर आकर्षित किया। वर्तमान स्काई मैंशन एलायंस अत्यंत प्रसिद्ध था और केंद्रीय मैदानों के नए अधिपति की तरह दिखाई दे रहा था। उपस्थित अधिकांश लोगों ने गठबंधन के प्रमुख और उसके आध्यात्मिक नेता के नाम के बारे में सुना था। कई निजी फुसफुसाहटें सामने आने लगीं। जियो यान ने इन विभिन्न निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने बस याओ लाओ को देखा। हाँ, ये वैसा ही है जैसा आपने कहा है। हम स्काई मैंशन एलायंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वे हमें अच्छी स्थिति नहीं देंगे तो वे हमारे गठबंधन को नीची नज़र से देखेंगे। याओ लाओ हंसे। उसका स्पष्टीकरण सुनकर जियो यान मुस्कुराया, जिसके बाद उनके शरीर चमक उठे और एल्डर वानहुओ से थोड़ी दूरी पर दिखाई दिए। उन्होंने एक स्थान ढूंढा और बैठ गए। बगल में खड़ी तेज तर्रार महिला नौकरियां तेजी से आगे बढ़ीं और उनकी सेवा करने लगीं। बैठने के बाद एल्डर वानबुई उन दोनों को देखकर मुस्कुराए। उसके बगल में बैठे अन्य बुजुर्ग लोग थोड़ा अप्राकृतिक महसूस कर रहे थे। ये सभी बुजुर्ग याओ कबीले के वरिष्ठ प्रतिनिधि थे। यदि याओ चेन याओ कबीले में बने रहते तो उन्हें देखते ही उनका अभिवादन करना पड़ता। फिर भी वर्तमान वास्तविकता ने उन्हें ये समझने में मदद की कि संभवतः उन्हें ही उनका अभिवादन करना होगा। स्काई मैंशन एलायंस के प्रमुख का पद याओ कबीले के प्रमुख के समान था। औषधीय समारोह की शुरुआत के दौरान देखने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं है। ये केवल याओ कबीले के कुछ युवा साथी हैं जो अपना कौशल प्रदर्शित कर रहे हैं। औषधीय समारोह का मुख्य कार्यक्रम उसके बाद होता है। याओ लाओ ने नीचे अतुलनीय रूप से बड़े पत्थर के मंच की ओर देखा और धीरे से हंसा। उन्होंने तुरंत जियो यान की ओर देखा और कहा, यदि आप उस अंतिम प्रतियोगिता में विजयी हो सकते हैं तो महाद्वीप पर शीर्ष कीमियागर का पद आपका होगा। मुझे वास्तव में अपनी स्थिति की परवाह नहीं है, लेकिन याओ कबीला वास्तव में बेहद अहंकारी है। मैं केवल कीमियागर कौशल का उपयोग करने की योजना बना रहा हूं जो शिक्षक ने मुझे सिखाया है, ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि उस समय उनके लापरवाह और मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण याओ कबीले ने एक सच्ची प्रतिभा खो दी है। जवाब देते हुए जियो यान मुस्कुराया। उनका कीमियागर कौशल पहले ही याओ लाओ से आगे निकल चुका था, लेकिन वह ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होने का कारण याओ लाओ की शिक्षाएं थीं। यदि वह ऐसी जगह पर विजयी होने में सक्षम होता तो याओ कबीले के भीतर कोई भी याओ लाओ को कबीले के टैबलेट पर अपने माता पिता का नाम छोड़ने से रोकने की हिम्मत नहीं करता। तुम छोटे साथी, याओ लाओ ने उसे डांटते हुए मुस्कुराया। हालांकि उसका चेहरा प्रसन्नता से भर गया था। स्वर्ग ने सचमुच उसे ऐसे शिष्य से आशीर्वाद दिया था। भले ही आपकी कीमियागर कुशलता पहले ही शिखर पर पहुंच चुकी हो, फिर भी इस औषधीय समारोह में विजयी होना आसान बात नहीं होगी। याओ लाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने कहा, जो लोग कीमियागरों के बीच अंतिम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं वे मूल रूप से इस दुनिया के शीर्ष व्यक्ति हैं। पिल टॉवर के भीतर इसके कीमियागरों को ढूंढना भी असंभव होगा। जियो यान ने धीरे से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वही ये नहीं सोचता था कि जो लोग कीमियागर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं वे औसत दर्जे के व्यक्ति हैं, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होता है वह प्रतिस्पर्धा में उतनी ही अधिक रुचि रखता है। उस समय पिल गैदरिंग के दौरान दूसरों के साथ हुए उस मनोरंजक मैच के बाद से जियो यान बहुत लंबे समय तक ऐसे वातावरण में औषधीय गोली शोधन के मामले में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया था। इसके अलावा इस बार प्रतिद्वंद्वी पिल गैदरिंग के विरोधियों से कई गुना अधिक मजबूत होंगे। जब जियो यान और याओ लाओ बातचीत कर रहे थे तो पत्थर के मंच के चारों ओर मानव यातायात का विस्तार हुआ। इसके बाद विभिन्न आवाजें आकाश की ओर बढ़ने लगीं। भिनभिनाती आवाजों के कारण आकाश के बादल भी थोड़े बिखर गए।
आकाश में घंटी बजने से पहले ही आवाजें फैल गईं। याओ कबीले के कई सदस्य तुरंत खड़े हो गए। उनकी सम्मानजनक आवाजें शक्तिशाली तरीके से फैल गईं। कबीले प्रमुख का स्वागत है। अलग होने से पहले जब विशाल और शक्तिशाली अभिवादन गूंज उठा तो आकाश में बादल मंथन करने लगे। एक सफेद वस्त्र पहने सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका हाथ हवा में गिरा और रहस्यमय उतार चढ़ाव की लहरें निकली। इस समय अंतरिक्ष ठोस होता दिख रहा था। याओ कबीले का मुखिया जियो यान की आंखों में एक गंभीर भाव चमक उठा जब उसने इस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा जो गर्मजोशी से मित्रता से भरा हुआ था। वह बूढ़े व्यक्ति के शरीर से निकलती असामान्य रूप से शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। यह आभा एल्डर वानहुओं की आभा से कई गुना अधिक मजबूत थी। ये याओ कबीले का मुखिया याओ दान है। वह वर्तमान में 7 सितारा डू शिंग है। याओ लाओ की आंखें थोड़ी जटिल थीं जब उसने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा। चाहे कुछ भी हुआ हो, याओ कबीले का खून अभी भी उसके शरीर में बह रहा था। याओ कबीले के मुखिया को देखकर उनके दिल में कुछ भावनाएं महसूस हुईं। 7 सितारा डू शिंग। जियो यान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये याओ कबीले का सबसे मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। वह वास्तव में स्काई मैंशन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। एक प्राचीन कबीले की स्थापना वास्तव में ईर्ष्या करने लायक बात थी। हाँ, जो लोग आए हैं वे मेहमान हैं। याओ कबीले के मुखिया याओ दान ने आकाश में खड़े होकर अपने चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाए। उसने घनी भीड़ की ओर हाथ बढ़ाया। तभी अचानक उसकी नज़र सब पर पड़ी और वह याओ लाओ पर रुक गया। उन टिमटिमाती आंखों में एक जटिल भावना थी। याओ लाओ के बगल में बैठे जियो यान ने भी याओ दान की निगाह को महसूस किया। उसके चेहरे का भाव नहीं बदला, लेकिन उसके बगल में एक काली रोशनी चमक उठी। उत्तरी राजा एक बार फिर प्रकट हुआ। इसकी उदासीन आंखें याओ दान को घूर रही थीं। ये बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह था जो अचानक हिंसक हो जाता और संकेत मिलने पर हत्या करना शुरू कर देता। याओ लाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे याओ दान की ओर देख रही थीं और वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अभिवादन किया। कबीले के मुखिया याओ दान को नमस्कार। याओ चेन, हम सब गलत हो गए हैं। याओ दान की नज़र याओ लाओ पर टिकी और फिर तुरंत शियाओ यान पर केंद्रित हो गई। उसकी नज़र जियो यान के बगल में उत्तरी राजा पर रुकी और उसने एक अज्ञात कारण से हल्की आह भरी। वह एक कदम आगे बढ़े और मुख्य सीट के पास दिखाई दिए क्योंकि याओ कबीले के कई बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। हाँ, बुरे आदमी याओ दान, क्या आप अंततः अपने रिट्रीट से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? याओ दान बस बैठने ही वाले थे कि एक और प्राचीन और अनुभवी आवाज धीरे धीरे आकाश में फैल गई। इस आवाज में एक अत्यंत सघन औषधीय सुगंध भी समाहित थी, जिसके बाद सभी ने दूर क्षितिज में एक हरी रोशनी टिमटिमाती देखी। कुछ ही सांसों में एक हल्के हरे रंग की औषधीय कड़ाही तेजी से हवा में उड़कर आ गई। औषधीय कड़ाही पर साधारण लिनन के वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी था। उनके हाथ में औषधीय अवयवों से बनी एक छड़ी थी। इस छड़ी पर कई जैड की बोतलें लटकी हुई थीं, जो हिलते समय स्पष्ट खनकती आवाजें निकाल रही थीं। बूढ़ा आदमी शेन नोंग। यह अप्रत्याशित है कि ऐसा कोई बुजुर्ग भी सामने आया है। जब याओ लाओ ने इस व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। बगल में खड़ा शियाओ यान चौंक गया, इससे पहले कि उसे कुछ याद आता। उसकी आंखों में गंभीर भाव उभर आया। यद्यपि इस वृद्ध व्यक्ति शेन नोन का नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी वह कीमियागर जगत में एक अत्यंत बुजुर्ग विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि याओ लाओ को भी उनकी तुलना में जूनियर ही माना जा सकता है। यह अप्रत्याशित था कि यह व्यक्ति, जो कई वर्षों से लापता था, वास्तव में इस स्थान पर दिखाई देगा। ये वास्तव में औषधीय समारोह के योग्य है। जियो यान ने धीरे से अपने होंठ चाटे। उसका दिल अचानक उबलने लगा। कीमिया कौशल के मामले में ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना वास्तव में कुछ ऐसा था जो किसी के दिल को उबाल देगा। हाँ, बुरे साथी, तुम वास्तव में अभी भी जीवित हो। याओ दान धीरे से हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी शेन नोंग औषधीय कड़ाही से खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया और कड़ाही को दूर रख दिया। जियो यान पर रुकने से पहले उसकी पुरानी और अनुभवी आंखें उसके चारों ओर घूम गईं। हंसने से पहले उसने धीरे से कहा, मैं कई सालों से बाहर नहीं आया हूँ। यह अप्रत्याशित है कि सेंट्रल प्लेन्स में एक नया चेहरा सामने आया है। एक आध्यात्मिक शक्ति जो इतनी कम उम्र के बावजूद पूर्ण स्वर्गीय अवस्था तक पहुंच गई है। कितना आश्चर्य की बात है। बड़े शेन नोंग को नमस्कार। जियो यान मुस्कुराया। उसने शांति से अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और मौजूद कई जोड़ी आंखों के सामने हंसा। बूढ़े आदमी शेन लांग ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। वह बस अपनी सीट लेने ही वाला था कि अचानक उसकी भौहें तन गईं और वह पीछे मुड़ गया। उसने अपने पीछे देखा। एक काला बादल अचानक चौंकाने वाली गति से ऊपर उठ गया था। पलक झपकते ही वह काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया। इस व्यक्ति के प्रकट होने के तुरंत बाद पूरे चौक से आत्मा के विलाप जैसी धीमी भिनभिनाने वाली ध्वनि निकलने लगी। हुन कबीले के हुनहुजी, मैं बिन बुलाए आया हूँ।
उम्मीद है कि कबीले के मुखिया याओदान मेरे खिलाफ नहीं होंगे। काले कपड़े पहने आदमी हल्की सी मुस्कुराया। उसकी स्थिर आवाज पूरे चौक में फैल गई। हुनहुजी याओ लाओ, जो जियोयान के बगल में था, इस व्यक्ति का नाम सुनकर हिल गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। हुनहुजी, क्या शिक्षक उनसे परिचित हैं? याओ लाओ की प्रतिक्रिया ने जियोयान को चौंका दिया था। उसकी आंखें आसमान में काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के आदमी को देख रही थी और वह धीरे से भौहें सिकोड़ रहा था। ये हुन कबीले का एक अन्य व्यक्ति था। ये लोग हमेशा रहस्यमय ढंग से प्रकट होते थे। क्या आपको अभी भी उस समय स्मॉल टॉवर की घटना याद है? हुन कबीले का वह व्यक्ति जो स्मॉल पिल टॉवर के भीतर छिप गया था और अंत में भागने से पहले अपने शिक्षक को धोखा दिया और घायल कर दिया। याओ लाओ की गहरी आवाज में अंतहीन नफरत थी। वह व्यक्ति हुनहुजी है। जियोयान का दिल कांप उठा जब उसने कहा, सवेदा। याओ लाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों ने आकाश में हुनहुजी को देखा और वह बर्फीली ठंडी आवाज में बोलता रहा, हुन कबीले में इस व्यक्ति का बहुत ऊंचा स्थान है। यहाँ तक कि हुन मिशेंग भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। अप्रत्याशित रूप से वह भी याओ कबीले के औषधीय समारोह से आकर्षित हो गया है। हुनहुजी हुन कबीले के लिए अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे इतनी सारी आत्माओं को इकट्ठा करने की बुरी योजना के पीछे का मास्टरमाइंड होना चाहिए। यदि हम उसे खत्म कर सके तो ये हुन कबीले का एक हाथ तोड़ने के बराबर होगा। ये जानकारी सुनकर जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। जियोयान हुन कबीले को खत्म करने में बहुत खुश था। अगर उसे मौका मिला तो वह ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या वह इस हुनहुजी को मार सकता है। हालांकि आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। इस हुनहुजी को औषधि शोधन के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल है। अन्यथा उन्हें उस समय स्मॉल पिल टॉवर के प्रमुख द्वारा शिष्य के रूप में नहीं चुना गया होता। इतने वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उनकी कीमिया कौशल संभवतः पहले ही गहन और अथाह स्तर तक पहुंच चुकी है। याओ लाओ ने जियोयान को धीरे से सूचित किया। जियोयान ने सिर हिलाया। यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करे जो कबीले में ऐसा पद प्राप्त कर सकता है तो वह एक औसत दर्जे का व्यक्ति होगा। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी इस वर्णन पर विश्वास नहीं करेगा। जियोयान स्वाभाविक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकेगा। हुनहुजी, यह आदमी क्यों आया है? हमारे याओ कबीले ने उसे आमंत्रित नहीं किया। हम हॉल ऑफ सोल्स कई वर्षों से आत्माओं को कैद कर रहा है। यहाँ तक कि इसने कीमियागरों पर बेरहमी से हमला किया है और उनकी आत्माएं छीन ली हैं। हुनहुजी निश्चित रूप से उस मामले में शामिल हैं। हम ऐसे व्यक्ति को हमारे याओ कबीले के औषधीय समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं दे सकते। हुनहुजी की उपस्थिति ने तुरंत याओ कबीले के कई बुजुर्गों की तीव्र प्रतिक्रिया को आकर्षित किया। हुनहुजी की ओर कई उग्र निगाहें डाली गईं और कड़ी चीखें गूंज उठीं। नेता की सीट पर याओ कबीले के कबीले प्रमुख और एल्डर वानहुओं ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। उन्हें पता चला कि वे दोनों भौहें सिकोड़ रहे थे। स्पष्टतः हुनहुजी का बिना बुलाए आना उनकी अपेक्षाओं से अधिक था। याओ कबीले ने हमेशा हुन कबीले से दूरी बनाए रखी थी। ये प्राचीन कबीला उनसे बहुत पुराना था। भले ही पिछले हजारों वर्षों के दौरान अन्य प्राचीन कुलों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हों, केवल हुन कबीला ही रहस्यमय और अजीब बना रहा। कभी कभी इसमें प्रदर्शित भयावह शक्ति के कारण व्यक्ति को अनैच्छिक रूप से भय का अनुभव होने लगता था। लिंग कबीले और शी कबीले के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद याओ कबीले, लेई कबीले और यान कबीले ने हुन और गू कबीलों के साथ अधिक सावधानी से काम करना शुरू कर दिया। इसलिए जब उन्होंने देखा कि हुनहुजी वास्तव में बिन बुलाए आ गए हैं तो उनके दिलों में कुछ नाराजगी महसूस हुई। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि वे वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझते थे। इसलिए मेजबान के रूप में उनके चेहरों पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी। हाँ, ऐसा लगता है कि याओ कबीले के दोस्त मेरा स्वागत नहीं करते। यह मेहमानों का मनोरंजन करने की प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाता। हुनहुजी ने आकाश में खड़े होकर अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। उसकी नज़र याओ दान पर पड़ी और वह हल्का सा हंसा। हुनहुजी, मेरे याओ कबीले ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। इसके अलावा वर्तमान हुन कबीले और गू कबीले का अन्य प्राचीन कबीलों के साथ कोई संबंध नहीं है। आपके ये कार्य पहले जैसे नहीं हैं। इससे हुन कबीले के प्रति हमारा संदेह और भी गहरा हो सकता है। एल्डर वानहुओं ने गहरी आवाज में जवाब दिया। ये ठीक इसलिए है क्योंकि हम आपके संदेह को और गहरा करने से नहीं डरते, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हुनहुजी मुस्कुराए और कहा, इस औषधीय समारोह को महाद्वीप पर सबसे बड़ी कीमियागर सभा माना जाता है। हाँ, मुझे महाद्वीप के शीर्ष कीमियागर की स्थिति में भी दिलचस्पी है। यदि एल्डर वानहुओं के पास मुझे ये योग्यता देने की योग्यता है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। अभिमानी। हुनहुजी के शब्दों से याओ कबीले के कुछ बुजुर्ग तुरंत उग्र रूप से चिल्लाने लगे। हाँ, मेरा याओ कबीला आपको महाद्वीप के शीर्ष कीमियागर का नाम देने के लिए अयोग्य है। इस नाम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र चीज जिस पर कोई भरोसा कर सकता है वह है उसका अपना कीमियागर कौशल। याओ दान ने हल्की हंसी और कहा, चूंकि आप महाद्वीप के शीर्ष कीमियागर के नाम में इतनी रुचि रखते हैं इसलिए आपको यही रहना चाहिए।
हमारा याओ कबीला ऐसा कबीला नहीं है जो अपने मेहमानों का अपमान करता हो। जब तक तुम मेरे याओ कबीले के नियमों का पालन करते हो तुम कबीले के मेहमान हो। अन्यथा भले ही आप हुन कबीले के मुख्य कीमियागर हो, मुझे शायद हस्तक्षेप करना होगा और आपको रोकना होगा। जब याओ दान ने अब तक बात की तो उसके बुजुर्ग चेहरे पर एक तीखी हत्या की मंशा झलक रही थी। कबीले के मुखिया की ताकत से व्यक्ति चुपचाप आश्चर्यचकित हो जाता था। कबीले का मुखिया, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? याओ कबीले के आसपास के बुजुर्ग तब चौंक गए जब उन्होंने सुना कि याओ दान इस हुनहुजी को पीछे रहने देगा। औषधीय समारोह हमारे याओ कबीले की सबसे भव्य गतिविधि है। हम बिना किसी कारण के इतने सारे लोगों के सामने अपने मेहमान को निष्कासित नहीं कर सकते। इससे अन्य लोग ये सोचने लगेंगे कि हमारा याओ कबीला दबंग है। यद्यपि हमें हुन कबीले के खिलाफ सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में इस याओ क्षेत्र में बहुत से लोग एकत्र हैं। मुझे यह मत बताओ कि कोई कुछ अनुचित करने की हिम्मत करेगा। याओ दान ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा, बूढ़ा, मैं उस पर बारीकी से नजर रखूंगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये बुजुर्ग व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस पर हमला करेगा और उसे मार डालेगा। याओ दान की जिद सुनकर हर कोई जवाब में केवल सिर हिला सका। कबीले का मुखिया याओ दान वास्तव में उदार है। हुनहुजी धीरे से हंसे। उसके मुंह का कोना मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों के भीतर एक अजीब सी मुस्कान तेजी से चमक रही थी। उसका शरीर हिल गया और वह कई जोड़ी आंखों के सामने एक पत्थर की कुर्सी पर दिखाई दिया। यह स्थान संयोगवश याओ लाओ और जियोयान से थोड़ी दूरी पर था। याओ चेन, आपने एक अच्छे शिष्य को स्वीकार कर लिया है। यद्यपि मैं हुन साम्राज्य में बहुत गहराई तक रहा हूँ, फिर भी आपके शिष्य का नाम अभी भी बहुत प्रसिद्ध है। याओ लाओ पर उतरने से पहले हुनहुजी की नज़र एक पत्थर की कुर्सी पर चली गई। बोलते समय उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। कुख्यात होने के मामले में हुनहुजी से कौन तुलना कर सकता है, जिसने अपने शिक्षक को धोखा दिया है और अपने पूर्वज को नष्ट कर दिया है। याओ लाओ ने जवाब देते हुए मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं जन्म से ही हुन कबीले का सदस्य रहा हूँ और हुन कबीले की वंशावली रखता हूँ। मेरे पूर्वज को नष्ट करने के मामले का मुझसे कोई संबंध नहीं है। जहां तक मेरे शिक्षक को धोखा देने की बात है, हाँ, मैंने उस बूढ़े मूर्ख को अपना शिक्षक कभी नहीं सोचा था। याओ लाओ का उपहास सुनने के बाद हुनहुजी ने केवल कुछ गंभीर अंदाज में अपना सिर हिलाया। उसकी दोनों आंखें एक खतरनाक चाप में सिकुड़ गईं। उन्होंने सहजता से कहा, याओ चेन, तुम्हें वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहिए। यदि तुमने उस समय मेरी नज़र नहीं पकड़ी होती क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे हुन कबीले के लिए काम करो, तो तुम्हारी आत्मा बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी होती। आपको अपने शिष्य द्वारा आपको बचाए जाने की प्रतीक्षा करने का समय कैसे मिला होगा? हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आप भाग गए हैं, हमें बस आपको पुनः पकड़ना है। उस समय स्काई मैंशन एलायंस को अंततः समझ में आ जाएगा कि यह कितना भोलापन है। ये शब्द सुनकर याओ लाओ के चेहरे पर उदासी छा गई। बगल में खड़े जियोयान के चेहरे के भाव नहीं बदले। वह धीरे से हंसा लेकिन बोला, नहीं। अपनी आस्तीन को बेतरतीब ढंग से हिलाते हुए उसके बगल में खड़ा उत्तरी राजा अचानक आगे बढ़ा। यह एक झटके में हुनहुजी के बगल में दिखाई दिया। एक तेज किक एक बड़े तेज ब्लेड की तरह हुनहुजी की ओर बेरहमी से मारी गई। अचानक हुए इस हमले ने हुनहुजी को भी एक पल के लिए चौंका दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान इतना निर्दयी होगा। जियोयान ने हमला करने से पहले एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन हुनहुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने तुरंत ठंडी खर्राटे लिए। उसके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया क्योंकि उसकी आकृति अजीब तरह से गायब हो गई। अगली बार जब वह दिखाई दिया तो वह दूर एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा था। धमाका! उत्तरी राजा की लात ने पत्थर की मेज और कुर्सी को धूल में मिला दिया, जिसके बाद इसने चलना बंद कर दिया। उसकी आंखें उदासीन थीं जब उसने हुनहुजी की ओर देखा और फिर जियोयान के पास लौट आया और एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा हो गया। जियोयान ने अपने हाथ में एक जैड कप पकड़ रखा था, जबकि एक सुंदर महिला नौकर आज्ञाकारी रूप से याओ कबीले द्वारा बनाई गई सुगंधित औषधीय शराब से इसे भरने के लिए आगे बढ़ी। उसने धीरे से एक घूंट लिया और अचानक हंस पड़ा। जिन ठंडे लोगों ने अपने शिक्षकों को धोखा दिया है, उन्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। हाँ, क्या शानदार जियोयान है। कुछ दूरी पर पत्थर की कुर्सी पर बैठे हुनहुजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान घनी और हड्डियों को कंपा देने वाली थी। जब वह जियोयान को घूर रहा था तो उसके शरीर से धीरे धीरे एक भयावह ऊर्जा उतार चढ़ाव फैल गया, जिससे याओ कबीले के कई बुजुर्गों के भाव बदल गए। हुनहुजी, आज हमारे याओ कबीले का महान समारोह है। लड़ना मना है। जो लोग नियम तोड़ेंगे उन्हें याओ राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। नेता की सीट पर बैठे याओ दान ने दोनों के बीच संघर्ष को देखते हुए निष्क्रिय रवैया अपनाया। इस समय उसने अपना सिर उठाया और धीमी आवाज में बोला, हाँ, चूंकि कबीले के मुखिया याओ दान ने अपना मुंह खोल दिया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से सुनूंगा। जब हुनहुजी ने यह आदेश सुना तो उसके घने चेहरे की मुस्कान सख्त हो गई और तुरंत चौड़ी हो गई। हालांकि उसकी आंखों के भीतर की ठंडी चमक घनी हो गई। जब जियोयान ने हमला किया था तब इस बूढ़े व्यक्ति ने न बोलने का फैसला किया था।
जब हुनहुजी ने जवाबी कार्रवाई की तो उन्होंने आगे बढ़ने और अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित करने का विकल्प चुना था। ये स्पष्ट रूप से इतने सारे लोगों के सामने उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया था। कितना महान याओ कबीला है। हुनहुजी अपने दिल में ठंडे स्वर में हंसे। उसकी आंखों में भाव भी अजीब हो गया। याओ दान ने हुनहुजी की अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगीं। जियो यान के ऊपर से गुजरते समय उसकी आंखें रुक गईं, जिसके बाद धीरे धीरे एक उदासीन आवाज फैल गई। ये बिल्कुल गड़गड़ाहट की तरह था क्योंकि यह पहाड़ की चोटी के चारों ओर गूंज रहा था। अब समय आ गया है। औषधीय समारोह शुरू होने दें। याओ कबीला कीमिया में विशेषज्ञता रखता था तथा उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कीमियागर संगठन था। यद्यपि याओ कबीले को केंद्रीय मैदानों के कीमियागरों के साथ व्यवहार करते समय अपने हृदय में कुछ गर्व महसूस होता था, लेकिन यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि उनके पास वास्तव में इस गर्व को पुष्ट करने की क्षमता थी। शायद यह उनके वंश के कारण था, लेकिन याओ कबीले के लोगों के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना सीखना बेहद आसान था। इसके अलावा कबीले में उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तियों की कमी नहीं थी। इसलिए ये सच हो सकता है कि याओ कबीले में सेंट्रल प्लेन्स में काफी प्रसिद्ध कीमियागर ग्रैंडमास्टर्स के बराबर कौशल वाले कीमियागरों की बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन भी उनके कबीले के भीतर उत्कृष्ट व्यक्तियों को ढूंढना भी मुश्किल नहीं था। चूंकि उनके पास ऐसी पूंजी थी, इसलिए अन्य कीमियागरों की तुलना में उन्हें अनिवार्य रूप से गर्व महसूस होगा। बेशक ये केवल कीमियागर स्तर के बीच मध्य स्तर का वर्णन कर रहा था। याओ वंश को सच्चे कीमियागरों के मामले में ज्यादा लाभ नहीं था, क्योंकि वे सभी कीमियागरों में सबसे ऊपर थे। आखिरकार उनकी रक्तरेखा की ताकत उन्हें कीमियागर कौशल सीखने में आसानी दे सकती थी, लेकिन कीमियागर दुनिया के शिखर तक पहुंचने के लिए इस पर भरोसा करना असंभव था। कभी कभी ऐसी प्रतिभा चरम स्तर तक पहुंचने में बाधा भी बन सकती है। इसे संभवतः रक्त वंश की शक्ति का थोड़ा नुकसान माना जा सकता है। सभी कीमियागरों को टियर 1 से टियर 9 में विभाजित किया गया था। टियर 1 सबसे निचला स्तर था, जबकि टियर 9 सबसे ऊंचा था। उन टियर 9 कीमियागर गुरुओं को आगे 3 स्तरों में विभाजित किया गया: ट्रेजर पिल गुरु, मिस्टीरियस पिल गुरु और गोल्डन पिल गुरु। वर्तमान जियो यान उस समय टियर 9 ट्रेजर पिल को परिष्कृत करने के बाद पहले ही ट्रेजर पिल गुरु स्तर तक पहुंच चुका था। बेशक किसी भी संगठन द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। इस स्तर पर एक गुट अब उसके स्तर को सत्यापित करने में उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके स्तर के लोग पहले से ही कीमियागर दुनिया के शिखर पर थे। एक रहस्यमय गोली गुरु को इस महाद्वीप पर कीमियागर दुनिया का शिखर माना जाता था। उनमें से शायद ही कोई था। किसी को गोल्डन पिल गुरु बने हुए लगभग 1000 वर्ष हो चुके थे, इसलिए कोई भी टियर 9 गोल्डन पिल को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं था। गोल्डन पिल गुरु के ऊपर प्रसिद्ध डी वर्ग था। डी परम थी और कोई भी उससे आगे नहीं जा सकता था। उपस्थित अधिकांश लोगों के लिए औषधीय समारोह का पहला भाग देखना मनोरंजक था। याओ कबीले की युवा पीढ़ी में वास्तव में ऐसी प्रतिभा थी जिससे एक साधारण कीमियागर भी ईर्ष्या कर सकता था। जो लोग मंच पर आए थे वे टियर 6 या उससे भी उच्च स्तरीय कीमियागर थे। कई कड़ाही उठी, जिससे चौक बेहद शानदार दिखाई देने लगा। बेशक जियो यान जैसे लोगों के दृष्टिकोण से इस स्तर का एक गोली शोधन वयस्कों के एक समूह की तरह था जो कुछ छोटे बच्चों को लड़ते हुए देख रहा था। उनके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और स्वस्थ हो गए, जबकि कई औषधीय गोलियों के दिखने पर हंगामा मच गया। औषधीय समारोह का पहला भाग कुछ दिनों तक चला, तभी इसका अंत हुआ। सौभाग्यवश वहां उपस्थित लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इन कुछ दिनों के दौरान कई लोगों ने अपना शरीर भी नहीं बदला। औषधीय समारोह का पहला भाग समाप्त होने से ठीक पहले जियो यान की पलकें धीरे धीरे खुल गईं। उसने याओ कबीले के युवा व्यक्तियों पर नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। कुछ दिनों के अवलोकन के बाद उसने देखा कि याओ कबीला कितना मजबूत था। उनके कई युवाओं में अत्यंत महान प्रतिभा थी। यदि वे भाग्यशाली रहे तो भविष्य में उन्हें कीमियागर दुनिया में स्थान मिल सकेगा। इसके अलावा इस तरह के उत्कृष्ट नए रक्त के होने से याओ कबीला लगातार समृद्ध होगा। बेशक स्वाभाविक रूप से इसकी एक सीमा थी। यदि याओ कबीले ने समय के प्रवाह के अनुसार एक कुलीन डूडी का निर्माण नहीं किया तो उनकी रक्तरेखा की ताकत जियो कबीले की तरह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उस समय याओ कबीला संभवतः एक सामान्य कबीले से अलग नहीं होगा। भले ही वह समय आएगा, लेकिन वह अभी भी दूर के भविष्य में था। अब ऐसी बातें सोचना बिना किसी कारण के चिंताजनक होगा। पिछले कुछ दिनों में घटना का अवलोकन करते समय जियो यान ने कुछ परिचित शख्सियतों को भी देखा था। याओ जिंग जी, जिन्होंने जियो यान को औषधीय समारोह का निमंत्रण दिया था, की खोज जियो यान ने की थी। वर्तमान में याओ जिंग जी का कीमियागर कौशल पिछले कुछ वर्षों के प्रशिक्षण के बाद बढ़ गया था। इस औषधीय समारोह के दौरान वह शीर्ष 5 में पहुंच गए थे, जो काफी अच्छा परिणाम था। वह चैंपियन का पद याओ तियान नामक उस व्यक्ति ने प्राप्त किया था, जिससे जियो यान की मुलाकात उस समय राक्षसी ज्वाला क्षेत्र के बाहर हुई थी। उन्हें याओ कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होना चाहिए।
जिस औषधीय गोली को उन्होंने परिष्कृत किया था उसने वास्तव में 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को आकर्षित किया था, जो बाकी सभी से आगे थी। यहाँ तक कि याओ कबीले के कुछ बुजुर्ग भी रंग देखकर मुस्कुराए। हालांकि जब उनकी नजर अनजाने में जियोयान पर पड़ी, जो याओ लाओ के बगल में अपनी आंखें बंद करके स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, तो उनके चेहरे की मुस्कान उदासी में बदलने से पहले जल्दी ही गायब हो जाएगी। उन्होंने बहुत पहले ही सुना था कि जियोयान पहले से ही टी9 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था। जिस पिल लाइटनिंग को उसने आकर्षित किया था वह ब्लैक डायमंड लाइटनिंग थी। याओ तियान की 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग उसकी तुलना में फीकी पड़ गई। याओ कबीले की युवा पीढ़ी के बीच प्रतियोगिता पूरी होने के बाद भी स्टेडियम का माहौल शांत नहीं हुआ। इसके बजाय यह अचानक उत्साह से भर गया। वे कई उबलती आंखें स्टेडियम के ऊपर से उछल पड़ीं और अंततः उन पत्थर की कुर्सियों पर जा गिरीं। वे समझ गए कि औषधीय समारोह का मुख्य कार्यक्रम कीमियागर दुनिया के शिखर पर खड़े ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हाँ, यह अंततः शुरू होने वाला है। याओ लाओ ने इस समय धीरे से अपनी आंखें खोली। हंसने से पहले उन्होंने महसूस किया कि स्टेडियम का तापमान अचानक बढ़ गया है। जियो यान भी मुस्कुराया। उसके हाथ ने धीरे से जेड कप को छुआ। कुछ दिनों तक चीजों को देखने के बाद उसे अनजाने में अपने हाथों में थोड़ी खुजली महसूस हुई। आपके अलावा मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग संभवतः हुनहुजी, ओल्ड मैन शेन नोंग और एल्डर वानहुओ होंगे। ये तीनों व्यक्ति असाधारण लोग हैं। अनुभव की दृष्टि से मैं भी उनकी तुलना में बहुत पीछे हूँ, याओ लाओ ने कहा। याओ दान भाग नहीं ले रहा है। जियो यान ने नेता की सीट पर याओ दान की ओर देखा और पूछा। एक कबीले का मुखिया होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से एक ऐसा गौरव धारण करना चाहिए जो उसकी उपाधि से संबंधित हो। याओ लाओ हंसे। उसने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, हालांकि उसकी कीमियागिरी की कुशलता आप चारों से कम नहीं है। याओ कबीले का मुखिया कीमियागर दुनिया के सबसे बड़े संगठन का नेता होता है। यदि उसके पास कुछ क्षमता नहीं होती तो उसके लिए दूसरों को समझाना असंभव होता। जियो यान हंसा। वह स्वाभाविक रूप से याओ लाओ का अर्थ समझ गया। इसके अलावा चाहे वह कितना भी अहंकारी क्यों न हो, वह लापरवाही से एक भयावह विशेषज्ञ को कम नहीं आंकेगा जिसकी ताकत 7 सितारा डू शेन तक पहुंच गई थी। जब जियो यान और याओ लाओ धीरे धीरे बातें कर रहे थे, नेता की सीट पर बैठे याओदान धीरे धीरे खड़े हो गए। इस समय वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। हाँ, एपेटाइजर खत्म हो गया। अंततः मुख्य कार्यक्रम का समय आ गया है। ये बुजुर्ग व्यक्ति समझता है कि हर कोई क्या सोच रहा है। याओ डैन हल्के से मुस्कुराया और जारी रखा क्योंकि हर कोई उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस औषधीय समारोह में 4 लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे। मैं अब इन 4 व्यक्तियों के बारे में बात नहीं करूंगा। मुझे यकीन है कि यहाँ हर कोई उन्हें जानता है। उनमें से अंतिम विजेता को महाद्वीप के शीर्ष कीमियागर का खिताब मिलेगा। मुझे लगता है कि विजेता द्वारा यह खिताब लेने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। आप चारों कृपया मंच पर आइए। हाँ, कबीले का मुखिया याओ दान सचमुच स्पष्टवादी है। मैंने लंबे समय से सुना है कि औषधीय समारोह डूक्यूई महाद्वीप में शीर्ष कीमियागर सभा है। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि सभी को चुनौती दे सकूं। महाद्वीप के शीर्ष कीमियागर के रूप में मेरे हुन कबीले को इस उपाधि में थोड़ी दिलचस्पी है, इसलिए मैं यहाँ आकर इसे लेना चाहता हूँ। याओ दान की आवाज आने के बाद जब हुनहुजी हवा में दिखाई दिए तो उनकी आकृति ने बढ़त बना ली। उसकी शांत हंसी उत्तेजक थी। याओ कबीला एक कबीला है जो दवा को परिष्कृत करता है। इस उपाधि का याओ कबीले में बने रहना शायद बेहतर है। एल्डर वानहुओ ने ठंडी सांस ली। उसका शरीर चमक उठा और हवा में प्रकट हो गया। हुनहुजी का सामना करते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही एल्डर वानहुओ प्रकट हुए, आसपास से जयकारे उठने लगे। ये याओ कबीले का घरेलू मैदान था। स्वाभाविक रूप से वे हुन कबीले के किसी व्यक्ति को यह असामान्य रूप से भव्य उपाधि छीनते हुए देखने को तैयार नहीं थे। यद्यपि इस बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह के घमंड में ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन महाद्वीप के शीर्ष कीमियागर की उपाधि को आप पर हावी होने देना मेरी पीढ़ी के कीमियागरों का बहुत बड़ा अपमान है। बूढ़े आदमी शेन नोंग ने हवा में कदम रखा। औषधीय घास से बनी छड़ी उसके हाथ में हिल गई, जिससे जैद की बोतलें टकरा गईं और स्पष्ट ध्वनि निकली। वह हवा में तैर गया। उनका लहजा शांत था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह हुनहुजी को बहुत नापसंद करते थे। आखिरकार कीमियागरों के बीच हुन कबीले की प्रतिष्ठा बेहद खराब थी। एल्डर वानहुओ, हुनहुजी, ओल्ड मैन शेन नोंग, ये तीनों निश्चित रूप से वर्तमान कीमियागर दुनिया के दिग्गज हैं। इस फेस ऑफ के दौरान ये वास्तव में एक रोमांचक शो होने जा रहा है। स्टेडियम में तुरंत ही हंगामा मच गया और सभी लोग आसमान में 3 व्यक्तियों को देखने लगे। कीमियागर की अनगिनत जोड़ी आंखें उत्साह से भर गईं। उनसे ऊपर के 3 लोग जिस स्तर पर पहुंच गए थे, वह कुछ ऐसा था जिसका वे जीवन भर पीछा करते रहे थे। हुनहुजी ने मुस्कुराने से पहले एल्डर वानहुओ और एल्डर शेन नोंग की ओर देखा। उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरु का आचरण प्रदर्शित होता था। यदि कोई चरित्र पर चर्चा न करे तो कीमियागर कौशल के संदर्भ में हुनहुजी की उपलब्धि वास्तव में ऐसी चीज थी जिसे अन्य लोग भी पसंद करेंगे।
उनमें से 3 पहले ही सामने आ चुके हैं। अंतिम व्यक्ति कौन है? तीनों आकृतियों के ऊपर अनगिनत जोड़ी आंखें घूम गईं, लेकिन वे जल्दी ही दूर खिसक गईं। इसके बाद वे पत्थर की कुर्सी पर बैठे काले कपड़े पहने एक युवक के पास रुके। जियो यान उन कई जोड़ी आंखों के सामने खड़े होकर मुस्कुराया। जैसे ही एक बात की छवि सामने आई, उसका शरीर हिल गया। उनका शरीर भी आसमान में दिखाई दिया और एक स्पष्ट हंसी फैल गई। मैंने बहुत पहले ही सुना है कि बड़े हुनहुजी ने पिल टॉवर से कौशल चुराया है। अब पिल टॉवर स्काई मैंशन का भी सदस्य है। स्काई मैंशन से होने के नाते जियो यान बड़े हुनहुजी को चुनौती देने में पिल टॉवर का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। कृपया मुझे सबक सिखाने की पूरी कोशिश करें। जियो यान की स्पष्ट हंसी सुनकर कई लोगों को चुपचाप पसीना आने लगा। उनके शब्द अपेक्षाकृत भयानक थे। ऐसा लग रहा था कि स्काई मैंशन एलायंस और हुन कबीला वास्तव में एक दूसरे से नाराज थे। कैसी उस तरह जैसी तीखी जीभ। अगर बात मुझे चुनौती देने की है तो आपके शिक्षक याओ चेन के पास भी योग्यता नहीं है। हुनहुजी हल्का हंसा, लेकिन जियो यान के शब्दों के कारण उसके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छे स्वभाव का था। हालांकि जियो यान को देखने के लिए वह जिन आंखों का इस्तेमाल करता था वे घनी ठंडी थीं। उनमें एक स्पष्ट जानलेवा इरादा पनप रहा था। ओह, शिक्षक ने कहा कि मुझे आपसे निपटने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए उसे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो यान ने उसकी चिन को सहलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान काफी शानदार थी। फिर भी उनके द्वारा बोले गए शब्दों ने स्पष्ट रूप से हुनहुजी को कोई चेहरा नहीं दिया। हाँ, उस मामले में मैं काफी उत्सुक हूँ। हुनहुजी धीरे से हंसे। इसके बाद उन्होंने अनावश्यक शब्द बोलना बंद कर दिया। उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ उसके शरीर से सभी दिशाओं में एक काली लौ फूट पड़ी। इससे उसके सामने आकाश में 1000 फुट बड़ी काली अग्नि कड़ाही बन गई। अग्नि कड़ाही से स्पष्ट रूप से एक अजीब भक्षण शक्ति उत्सर्जित हो रही थी। शून्यता भक्षण ज्वाला। जियो यान, एल्डर वानहुओ और ओल्ड मैन शेन लॉन्ग ने अचानक अपनी आंखें केंद्रित की। जब उन्होंने काली लौ से बन रही आग की कड़ाही को देखा तो वे गहरी आवाज में चिल्लाए। यह अप्रत्याशित है कि ऐसी स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में हुन कबीले के हाथों में आ गई है। बूढ़े आदमी शेन लॉन्ग ने भौहें सिकोड़ी। जब उसने काली आग की कड़ाही को देखा तो उसकी आंखें गंभीर भाव से भर गईं। कीमियागर दुनिया के बुजुर्गों में से एक होने के नाते वह शून्यता भक्षण ज्वाला की शक्ति से स्पष्ट रूप से अवगत थे। अपने शरीर के भीतर स्वर्गीय ज्वालाओं को बुलाओ। मेरी शून्यता भक्षण लो उनके स्वाद के लिए तरसती है। हुनहुजी ने जियाओ यान और अन्य दो की ओर देखते हुए मुस्कुराया और हंसा। ये तो शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला मात्र है, फिर भी आप वास्तव में इतना दबंग व्यवहार करते हैं। जियो यान धीरे से हंसा। यद्यपि हुनहुजी के भीतर शून्यता भक्षण ज्वाला ने उन्हें जो अनुभूति दी थी वह आत्माओं के हॉल के प्रमुख की अनुभूति से कहीं अधिक प्रबल थी, फिर भी वह सच्ची भक्षण ज्वाला के भयावह स्तर तक पहुंचने में असमर्थ थी। स्पष्टतः इस व्यक्ति के हाथ में जो शून्यता भक्षण ज्वाला थी वह भी एक बीज ज्वाला थी। जियाओ यान की आवाज सुनकर हुनहुजी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो यान इतनी जल्दी लो की पहचान कर पाएगा। हालांकि वह तुरंत हंस पड़ा। जियो यान अपनी शून्यता भक्षण ज्वाला को पहचानने में सक्षम था, लेकिन जियो यान इस बात से अनजान था कि उसकी शून्यता भक्षण ज्वाला एक साधारण बीज ज्वाला नहीं थी। शून्यता भक्षण ज्वाला अत्यंत रहस्यमय थी। केवल कुछ दुर्लभ व्यक्तियों को ही यह पता था कि शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वालाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। अनेक साधारण बीज ज्वालाओं में से 2 प्रकार की रहस्यमयी बीज ज्वालाएं थीं। इन्हें स्वर्ग और पृथ्वी बीज ज्वालाएं कहा जाता था। उसके हाथ में शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला पृथ्वी बीज ज्वाला थी। इस तथाकथित पृथ्वी बीज ज्वाला को एक निश्चित दृष्टिकोण से शून्यता भक्षण ज्वाला का शिशु रूप माना जा सकता है। इसकी शक्ति हॉल ऑफ सोल्स के प्रमुख के हाथों में सामान्य बीज लो की तुलना से बहुत दूर थी। यद्यपि ऐसी बीज ज्वाला अपेक्षाकृत शक्तिशाली होती थी, लेकिन यदि ज्वाला की जननी क्षतिग्रस्त हो जाती तो उससे जुड़ी अनेक बीज ज्वालाएं स्वतः ही गायब हो जाती और सार ऊर्जा में बदल जाती, जो मुख्य शरीर में एकत्रित हो जाती। ऐसे मामले को गुप्त माना जाता था। यहाँ तक कि याओ लाओ और जियोयान ने भी इस जानकारी के बारे में कभी नहीं सुना था। इसलिए वे हुनहुजी के हाथों में मौजूद स्वर्गीय ज्वाला को केवल बीज ज्वाला के रूप में ही पहचान पाए। वे यह नहीं पहचान सके कि यह बीज ज्वालाओं पृथ्वी बीज ज्वाला का बॉस था, लेकिन अगर उन्होंने इसे पहचान भी लिया होता तो भी जियोयान की अभिव्यक्ति फीकी नहीं पड़ती। उसके शरीर के भीतर शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला कई स्वर्गीय ज्वालाओं के साथ विलय के बाद उत्परिवर्तित हो गई थी। इस शून्यता भक्षण ज्वाला को भूल जाए जो केवल बीज ज्वाला है। भले ही सच्ची शून्यता भक्षण ज्वाला उतर जाए, जियोयान को शायद इसका डर भी न हो। आप हमारी स्वर्गीय ज्वालाओं को निगल पाएंगे या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। एल्डर वानहुओ ने ठंडी सांस ली। उसने तुरंत अपनी आस्तीन लहराई। अचानक एक हल्की काली हवा सीटी बजाकर बाहर निकली। जंगली हवा तेजी से हवा में घूम रही थी। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि यह कोई प्रचंड हवा नहीं थी, बल्कि यह एक रहस्यमयी ज्वाला थी।
9 शांत हवा की लौ। जियाओ यान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब उसने एल्डर वानहुओ द्वारा बुलाई गई जंगली हवा की लौ पर नजर डाली। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ये 9 शांत पवन ज्वाला देखी थी। जब वह उस समय याओ जिंगजी से मिला था तो याओ जिंगजी इस स्वर्गीय ज्वाला को अपने साथ लेकर चल रहा था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि इस स्वर्गीय ज्वाला को वापस ले लिया गया है। हाँ, बुरे आदमी वानहुओ, आप इस 9 शांत पवन ज्वाला के उपयोग में अधिक कुशल हो रहे हैं। एल्डर वानहुओ को स्वर्गीय ज्वाला को बुलाते देख बूढ़ा शेननोंग जोर से हंस पड़ा। उसके हाथ में दबा घास की छड़ी धीरे से खाली जगह पर दब गई। वह हंसा। उस स्थिति में इस बुजुर्ग व्यक्ति को भी प्रदर्शन करना होगा। इन शब्दों को बोलने के बाद उसके हाथ में औषधीय घटक वाली छड़ी बिना किसी ज्वाला की उपस्थिति के स्वयं प्रज्वलित हो गई। एक तरल जैसी हरी लौ धीरे धीरे उठी। अंततः हवा के साथ यह फूल गया। हरे तरल जैसी लौ से कोहरे की परत दर परत उठती रही। अनगिनत रहस्यमय औषधीय तत्व धीरे धीरे बढ़ते गए जबकि कोहरा बढ़ता गया। वे एक जीवन शक्ति उत्सर्जित करते थे जिससे व्यक्ति की अभिव्यक्ति बदल जाती थी। ये है हेवनली फ्लेम। रैंकिंग में हेवनली फ्लेम 5वें स्थान पर है। जीवन आत्मा ज्वाला। जब जियो यान ने फैलती जीवन शक्ति को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव कौंध गया। जीवन आत्मा ज्वाला को स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 5वां स्थान दिया गया। ये स्वर्गीय ज्वाला अत्यंत रहस्यमय थी क्योंकि अधिकांश ज्वालाएं अपने अनेक रूपों के बावजूद विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थीं। हालांकि इस जीवन आत्मा ज्वाला ने अत्यधिक मजबूत विनाशकारी शक्ति प्रदर्शित नहीं की। इसके बजाय यह एक जीवन शक्ति से भरा हुआ था। यह अफवाह थी कि जब ऐसी स्वर्गीय लौ का उपयोग किया जाता था तो इसके भीतर मौजूद कोई भी औषधीय घटक बीज तेजी से अंकुरित और विकसित हो जाता था। दूसरे शब्दों में, किसी को ऐसी स्वर्गीय ज्वाला वाले औषधीय अवयवों की खोज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक किसी के पास पर्याप्त बीज होंगे, वह आवश्यक औषधीय तत्व प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस प्रकार ये ज्वाला अत्यंत रहस्यमय थी। इसके अलावा इस जीवन आत्मा ज्वाला को दीर्घायु ज्वाला माना जाता था। जिस व्यक्ति ने इसे प्राप्त किया उसका जीवन काल उन जादुई जानवरों के बराबर होगा जो अपने लंबे जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन एकमात्र नुकसान ये था कि यह लौ युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थी। इससे वास्तव में किसी की लड़ने की ताकत में वृद्धि नहीं हुई। जियोयान ने भी इस लाइफ स्पिरिट फ्लेम के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इसे देखा था। उस समृद्ध आकर्षक जीवन शक्ति ने व्यक्ति को आराम और ऊर्जा से भरपूर महसूस कराया। हुनहुजी की आंखें बूढ़े आदमी शेन लॉन के हाथों में जीवन आत्मा की ज्वाला को गौर से देख रही थीं। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। इस संसार में प्रत्येक वस्तु का जीवनकाल सीमित है। यदि कोई व्यक्ति जीवन की इस ज्वाला को प्राप्त कर सके तो वह अपने जीवन को काफी हद तक बढ़ा सकेगा। यह आकर्षण उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी अपेक्षाकृत तीव्र था। ये वास्तव में जीवन आत्मा ज्वाला है। बूढ़े आदमी शेन लांग, आप काफी भाग्यशाली हैं। एल्डर वानहुओ के चेहरे पर भी थोड़ी ईर्ष्या थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब इस जीवन आत्मा ज्वाला का निर्माण हुआ था तब इसकी बुद्धि अपेक्षाकृत उच्च थी। सामान्यतः ये ज्वाला के आकार में नहीं दिखाई देता। इसके बजाय यह विभिन्न औषधीय अवयवों में परिवर्तित हो जाता है, जिसके बाद ये चुपचाप मिट्टी में जड़ें जमा लेता है। कभी कभी यदि कोई इसके पास से गुजर भी जाए तो भी इसकी पहचान करना असंभव हो जाता था। केवल अत्यंत भाग्यशाली लोग ही इसे मिट्टी में पा सकेंगे। हाँ, मैं केवल भाग्यशाली था और जब मैं औषधीय सामग्री खोज रहा था तो अप्रत्याशित रूप से मुझे यह मिल गया। बूढ़े आदमी शेन नोंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और जवाब देते हुए मुस्कुराया। ऐसी स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर पाना उसके जैसे व्यक्ति के लिए बहुत खुशी की बात थी, जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं करता था। मैंने सुना है कि युवा मित्र जियोयान ने अफवाह वाली शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ को वश में कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। बूढ़े आदमी शेन नोन की नजर अचानक जियोयान पर पड़ी और वह हंसने लगा। जियोयान थोड़ी दूरी से एक अजीब भाव के साथ अपने सिर के ऊपर आग के हरे समुद्र को देख रहा था। हाँ, मैं भी बड़ों की तरह भाग्यशाली हूँ। जियोयान मुस्कुराया। उसके कंधे पर आग की चमक उठी। छोटी ये एक झटके में प्रकट हो गई। तुरंत ही उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव प्रकट हुआ जब उसने आकाश में स्वर्गीय ज्वालाओं के अन्य 3 समूहों पर नजर डाली। एकमात्र व्यक्ति जो इस रूप में प्रकट हो सका वह लिटिल ही था। ये है स्वर्गीय ज्वाला आत्मा। जियाओयान के कंधे पर लिटिल ही को देखकर आकाश में मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पर थोड़ा अलग भाव दिखाई दिया। उनकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। वे एक ऐसी बुद्धिमत्ता को महसूस कर सकते थे जो लिटिल ही के मनुष्यों से कमतर नहीं थी। कीमियागर जगत के शिखर पर स्थित अस्तित्व होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से समझते थे कि स्वर्गीय ज्वाला आत्मा एक कीमियागर के लिए क्या प्रतिनिधित्व करती है। पौराणिक स्वर्गीय ज्वाला संविधान आत्माओं के हाथ में स्वर्गीय ज्वाला को लगभग पूर्ण सीमा तक पहुंचने की अनुमति देगा। वह स्तर कुछ ऐसा था जिसकी तुलना उनके जैसे लोग भी नहीं कर सकते थे, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति पूर्ण स्वर्गीय अवस्था तक पहुंच चुकी थी।
यद्यपि उनके हाथों में स्वर्गीय ज्वालाएं काफी शक्तिशाली थीं, फिर भी वे अभी भी स्वर्गीय ज्वाला आत्मा के निर्माण की सीमा तक नहीं पहुंच पाए थे। मेरे हुन कबीले ने कई वर्षों से शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला को निशाना बनाया है, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से आपके हाथों में आ गई है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें देर सवेर हमारे द्वारा वापस ले ली जाएंगी। हुनहुजी की आंखें टिमटिमा रही थी जबकि उनके भीतर ठंडक बढ़ रही थी। युवा मित्र जियो यान वास्तव में धन्य है। उस समय इस बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बार शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला को वश में करने का प्रयास किया था। हालांकि मैं राक्षसी ज्वाला के दायरे में लगभग मारा गया था। बूढ़े आदमी शेन नोंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसा। जियो यान मुस्कुराया। राक्षसी ज्वाला क्षेत्र का अनुभव करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला को वश में करना कितना कठिन था। यदि उसके पास शुद्ध करने वाले राक्षसी कमल संत की आत्मा का अवशेष नहीं होता तो संभवतः वह बहुत दूर भाग सकता था। यद्यपि ओल्ड मैन शेंग नोंग एक उत्कृष्ट कीमियागर थे, लेकिन शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला को वश में करने के लिए कीमिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यदि आप चारों ने तैयारी कर ली है तो कृपया अपनी कड़ाही खोलें और अपनी गोलियों को परिष्कृत करें। नेता की सीट पर बैठे याओदान ने लिटिल ली से अपनी ईर्ष्या भरी निगाहें हटा ली और स्पष्ट आवाज में बोलने लगे। आदेश सुनकर जियो यान हल्का हंसा। उसके कंधे पर छोटे ही ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। अंगूठे के आकार का गुलाबी अग्नि कड़ाही उड़कर बाहर आ गया। ये हवा के साथ फूल गया और 1000 फुट बड़ी आग की कड़ाही में बदल गया जो आकाश में तैर रही थी। कई अग्नि ड्रैगन अग्नि कड़ाही के चारों ओर रुके हुए थे। उसमें से ड्रैगन की धीमी और गहरी दहाड़ गूंजी और एक पल में स्टेडियम का तापमान तेजी से बढ़ गया।